हाँ जी, तो शुरू करते हैं। डाउट्स बताइए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट जो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट। देखिए, उसमें जो इसमें हमें क्या कह रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और टाइप बताना है। तो कौन से चीज में डाउट है? बैलेंस हो गई थी ये? बैलेंस तो हो गई थी, टाइप में कंफ्यूजन आ रही है। टाइप में? ओके, टाइप क्या हो सकता है जरा सोचते हैं। मैग्नीशियम और एसिड, मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बन रहा है आपका, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है मीमांसा, अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या खुद बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन आप देख सकते हैं अलग हो गया। तो ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। मुझे लग तो डिस्प्लेसमेंट ही रहा था, पर उसमें था ना कि सॉल्ट वो मेटल वो करता है और सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है। हाँ, तो ये भी एक तरह से हाइड्रोजन का सॉल्ट की तरह हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है। बच्चों एक सेकंड, मुझे काम आ गया, मुझे एक बार रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ जी, अब बताइए और कोई डाउट? और आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, जो 8th का डी पार्ट था, ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। आप इसे एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई मेटल बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं मेटल है और ये एसिड है, तो मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं ना बच्चों, तो हमेशा साल्ट बनता है। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम साल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसमें काफी सारी हीट निकलती है। आपको याद होगा एक्टिविटी नंबर 1.3। अगर हम एक्टिविटी नंबर 1.3 पर आए, ध्यान से देखते हैं वापस एक्टिविटी नंबर 1.3 पे बच्चों, तो एक्टिविटी नंबर 1.3 में भी हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, जिंक ग्रेनुअल्स डाले थे और उसके अंदर एक एसिड डाला था। तो जब भी ऐसी रिएक्शन हो ना बच्चों, जिसमें एक मेटल और एक एसिड रिएक्ट कर रहे हो, मैं लिख के बताता हूँ, जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक मेटल हो और कोई भी एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमेशा ऐसी रिएक्शन में बच्चों मेटल का साल्ट बनता है, ये बात आप याद रख लें, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसकी खास बात है ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? ये बात आप नोट कर ले बच्चों अपनी अपनी नोटबुक्स में। और जब नोट हो जाए बताइएगा, आगे बढ़ेंगे फिर अगले को डाउट की तरफ। हो गया। वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बच्चों अगला डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 में लास्ट में लिखा राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो इसमें हमें पहले एग्जांपल देना, उसके बाद उस एग्जांपल की इक्वेशन लिखना। आपको इक्वेशन लिखनी है। हाँ, एग्जांपल पहले तो समझाना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों होती है कॉम्बिनेशन के। सिंपल सा रीजन है, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, और कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। आप डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दे दीजिए और डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दे दीजिए और समझा दीजिए उस एग्जांपल के जरिए। जैसे कि है राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 गिव्स प्रोडक्ट,
और उसमें रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2। अरे बेटा कोई एक्चुअल एग्जांपल दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 मत दो, एक्चुअल एग्जांपल दे दो, ठीक है। जैसे आप डिकम्पोजिशन के लिए दे सकते हो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हमने गर्म किया, है ना, तो वो आप डिकम्पोजिशन में दे दीजिएगा। और कॉम्बिनेशन में कौन सा देंगे आप? कॉम्बिनेशन में आप दे दीजिएगा उसका दे दीजिएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2। कार्बन को जब हम जलाते हैं, मतलब आई मीन कोयले को जब हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। हाँ जी, तो ऐसा आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझा दो एक बार। ओके, तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है मान्या, अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, तो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक होता है किसी, आप कह सकते हैं बच्चों जैसे हीट, लाइट वगैरह, किसी भी एनर्जी की वजह से, हीट हो गया, लाइट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। ओके, आप देख सकते हैं, तो ये आप कह सकते हैं एक जनरल इक्वेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने की, कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, तो दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, तो आप कह सकते हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और बच्चों वो एनर्जी कौन सी रिक्वायर्ड होती है? वो आप कह सकते हैं हीट की फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट की फॉर्म में हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, किसी की भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो समझ आया मान्य डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? यस सर। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होते हैं। हाँ, एंडोथर्मिक अलग होता है, एंडोथर्मिक में मैं आपको बता देता हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या रहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी जो होती है आप कह सकते हो एब्जॉर्ब हो गई है, या आप यूं भी कह सकते हो यूटिलाइज हो गई है, ठीक है ना, या आप यूं भी कह सकते हो यूज हो गई है। तो जिसमें एनर्जी यूज होती है, यूटिलाइज होती है या एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ऊपर वाली जो रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, इसमें भी एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड का मतलब यूज हो रही होती है, हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, कैसे भी फॉर्म में हो, बट रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे में आप यूं कह सकते हो, एक बात इससे कंक्लूड निकाल सकते हो, वो कंक्लूजन क्या है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ओके, क्योंकि सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी चाहिए होती है, यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए सब के सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं। और एक बात और, एनर्जी चाहिए क्यों होती है? आप खुद सोचो, एक सिंगल चीज को आप तोड़ रहे हो, तोड़ने का मतलब उसे ब्रेक कर रहे हो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसे में आपको एनर्जी तो लगेगा ना। आप पत्थर तोड़ते हो, आपको चाहिए होती है ना एनर्जी, हथौड़े से मारना पड़ता है उसे तेज एनर्जी के साथ। तो वही आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे भी इसी वजह से एनर्जी यूज हो रही है। ओके, और इवॉल्व का मतलब क्या? इवॉल्व का मतलब होता है रिलीज होना, वो एक्सोथर्मिक का केस है। एक्सोथर्मिक के केस में बच्चों क्या रहता है,
एक्सोथर्मिक के केस में जो एनर्जी एनर्जी है, रिलीज होती है। हाँ, एनर्जी इज रिलीज्ड। रिलीज का मतलब निकलना, बाहर निकलती है, एक तरह से आप कह सकते हो पैदा हो रही है, ठीक है। तो वो आप कह सकते हो एक्सोथर्मिक होती हैं। जैसे अभी हमने जो ऊपर रिएक्शन पढ़ी मेटल और ऊपर पढ़ी ना, ये वाली रिएक्शन बच्चों, मेटल की और एसिड की, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। रेस्पिरेशन भी आ सकता है ना? हाँ, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और कोई डाउट बच गया हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सोथर्मिक की जो डेफिनेशन है बुक में लिखा हुआ है कि इन विच हीट इज रिलीज, तो हमें हीट लिखना है या एनर्जी लिखना है? मीमांसा आप एनर्जी लिख दो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हीट ही नहीं होती, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। और बताइए। जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें एक रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और दूसरा जो होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये बुक के पेज नंबर 12 पे बिल्कुल लास्ट में है। ओके, 12 पे जाते हैं। और जो बिल्कुल लास्ट है MnO2, ओके, उसमें बताइए। हेलो मीमांसा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सपोज मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, तो मान्य, ये जो यहाँ पे Mn है, ये एक मेटल होता है जिसे हम कहते हैं मैंगनीज, ठीक है। Mn इज नथिंग बट मैंगनीज, ओके। ओके। एंड मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, बहुत कट कट के आ रही है, बट स्टिल आ रही है, बोलिए। मैं पूछ रही थी कि इसमें जैसे कि रिएक्टेंट साइड में MnO2 है और जबकि प्रोडक्ट साइड में Cl2 है यहाँ पे इसके बजाय, तो मतलब इससे कुछ फर्क पड़ेगा? Cl2 यहाँ पे 2 बार है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना बच्चों, इस केस में जो MnO2 है ना, आप देख सकते हैं MnO2 यहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में। मतलब हो क्या रहा है, ये MnO2 जो है बच्चों, इसके अंदर से ऑक्सीजन कम हो रही है ना, आप देख सकते हैं MnCl2 में जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है इससे निकल गई, ठीक है। हाँ जी, और इसी के पहले लिखा है कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। हाँ, ये भी मैं आपको ऑक्सीडेशन बताता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन के ना दो मायने होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना मीमांसा, आप भी, मान्य आप भी। तो ऑक्सीडेशन आप कब कब कह सकते हो कि हो गया है? तो ऑक्सीडेशन के बच्चों दो मायने होते हैं। पहला, जब किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये तो आपको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एक दूसरा नजरिए से भी इसे देखा जाता है, वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये एक दूसरा पहलू है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन हट रही है उसे भी आप ऑक्सीडेशन में मानेंगे। सेम कहानी आपके साथ रिडक्शन में भी होती है। रिडक्शन में भी आप यूं कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसे आप रिडक्शन कहते हैं, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी आप रिडक्शन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दोनों चीजें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो डेफिनेशन है, तो वो आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें इस वाली पॉइंट की, तो इस वजह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस वजह से वो जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे HCl में से हाइड्रोजन हट रहा है तो उसे हम कहेंगे HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें हट रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना भी एक ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है। तो आप ये तो नोट ये कर लीजिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट होते हैं। राइट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको मेन पॉइंट्स देखो लिख के बता रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। और आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी, है ना? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। तो 14th क्वेश्चन में क्या था? 14th क्वेश्चन देखते हैं अभी, इसे मैं हटा रहा हूँ बच्चों। अब आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। तो पढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग में, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है 14th में। कैसे, आइए समझते हैं। एक सेकंड आप बच्चे रुकिएगा। हाँ जी, तो बच्चे जो 14th क्वेश्चन है आइए समझते हैं उसे। तो उसके अंदर जो रिएक्शन है, सबसे पहले तो मैं उसकी वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, इससे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को। होता क्या है ना कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है जिसमें से हमें सिल्वर अलग करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉपर ऐड कर देते हैं। और बच्चों कॉपर जो है आप जानते नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को अलग करके खुद क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर हो जाएगा अलग। और कॉपर आप जानते हैं बहुत सस्ता आता है, लेकिन सिल्वर उसके मुकाबले बहुत महंगा होता है। तो ऐसे में सिल्वर जो है वो बच्चों एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसके अंदर होती है। इसकी वर्ड इक्वेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, AgNO3 प्लस कॉपर ये आप 3 सबस्क्रिप्ट में समझ लेंगे ना। वो सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन है, ए जो लिखा है ना उसके साइड में। ये वाला, नहीं, इसके नीचे जो एक ए लिखा है, ये वाला। साइड में हाँ इसके जस्ट साइड में ये सब्सक्रिप्ट वाला है शायद।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया मीमांसा, मुझे मिला नहीं था। हाँ तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। नोट कर लीजिए ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट के जरिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, कॉपर को अलग कर रहे, आई मीन सिल्वर को अलग करें विद द हेल्प ऑफ कॉपर। ये NO3 ब्रैकेट में होना चाहिए और फिर 2 नहीं होना चाहिए। कहाँ पर बच्चे? ये CuNO3 वाले में, कॉपर नाइट्रेट के फॉर्मूले में। सॉरी, कॉपर की वैलेंसी तो +2 है ना, राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मीमांसा। यहाँ पे होल ट्वाइस आना चाहिए। इस 2 को मैं कर देता हूँ सब्सक्रिप्ट वाला 2, ठीक है। अब सही है ना? हाँ जी। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा, आपने अच्छे से क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा। फिर इसे बैलेंस भी कर दें। हाँ जी। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 2, तो बच्चे यहाँ पे 2। अब हो गया बैलेंस, हो गया ना? हाँ जी। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया आपकी, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फाइनल बैलेंस। और मैं आपको एक बात बच्चों बता दूं, कभी भी एग्जाम में कोई भी रिएक्शन लिखेंगे, चाहे उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, आपको हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म ही देनी है। अनबैलेंस्ड फॉर्म मतलब गलत रिएक्शन, समझ रहे हैं? कोई भी एग्जाम में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी, कोई भी एग्जाम्पल में अगर आपको रिएक्शन लिखने को आती है, तो अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड हो। अगर वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड आप लिख के आए तो उसके 0 मार्क्स हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो बैलेंस करना आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, आपको खुद याद रखना है दैट इट इज कंपल्सरी, नॉट अ चॉइस। ओके? हाँ जी। हमारी मैम ने तो कहा था कि स्टेट लिखना भी कंपलसरी है, कि कौन सा मतलब किस स्टेट। लिख दो, बट स्टेट के मैंने देखा नंबर नहीं कटते, बट ठीक है, अगर आपके स्कूल टीचर आपको रिकमेंड कर दिया तो आप लिख सकते हैं। बैलेंस लिखना कंपलसरी है, स्टेट का नहीं है इतना कंपलसरी। स्टिल आपकी टीचर है, कह रही है, और अच्छी बात भी है, स्टेट लिखने से थोड़ी सी हमारी जो केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो और इंफॉर्मेटिव बन जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सबकी स्टेट लिख देने से, इधर सॉलिड स्टेट में है, ये बच्चों एक्वस स्टेट में होगा। आप जानते हैं एक्वस स्टेट क्या होती है? एक्वस स्टेट होती है जो, क्या होती है एक्वस स्टेट, बता सकते हो? सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी हो गई रिएक्शन खत्म, ठीक है, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई। तो बच्चों अब इसे नोट कर लीजिए, और मीटिंग होने वाली है खत्म, तो 1 मिनट बाद मैं इसे बंद करके दोबारा रीजॉइन करना, एंड देन बाकी के बचे डाउट्स आज पूछ लेना। तो अभी भी 2-3 मिनट बाद ज्वाइन करनी है या फिर जस्ट ज्वाइन करनी है? हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, तो अभी आप तुरंत ही ज्वाइन करना, मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है।